पास एक फलन दी हुआ है f(x) बराबर sin x बटा x स्क्वायर, जहाँ x क्या धनात्मक है। उस f का जो स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु x1 x2 x3 है तथा उस स्थानीय निमिष्ट बिंदु जो क्या है y1 y2 y3 है। इनमें से कौन सा कथन हमारा क्या है सही है। ठीक है, हमारे पास जो फलन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। फलन हमारे पास क्या है, फलन हमारे पास है sin पाई x बटा x स्क्वायर। ठीक है, उच्चिष्ट तथा निमिष्ट के लिए हमको इसका अवकलज निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर को छोड़ेंगे sin पाई x का हो जाएगा पाई cos पाई x। ठीक है, और माइनस फिर sin पाई x को छोड़ेंगे और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x बच्चे नीचे वाले का होल स्क्वायर x का पावर 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, फिर ये आपको आ जाएगा f डैश x का जो मान है। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, x को मान कर लेते और cos पाई x को मान कर लेते। ठीक है, x को मान कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x और cos पाई x को मान कर लिए तो पाई x माइनस यहाँ से cos को मान कर लिए तो हो जाएगा tan पाई x और 2। ठीक है, भागे में क्या है, नीचे में x का पावर 4। ठीक है, यहाँ से हम फिर 2 भी कॉमन कर लेते, एक x चला जाएगा तो बचेगा 2 cos पाई x और ये हो जाएगा पाई x बटा 2 माइनस 10 पाई x। हम 2 इसलिए कॉमन किए कि 10 पाई x थोड़ा आसान दिखता है देखने में, 10 पाई x अच्छा नहीं लगता था, इतना है। ठीक है, इसका उच्चिष्ट तथा निमिष्ट मान के लिए f डैश x को क्या होना पड़ेगा, 0। f डैश x को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब cos पाई x को 0 होना पड़ेगा। cos पाई x 0 होगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 का जो क्या है विषम गुणांक, पाई पाई यहाँ से कट जाएगा तो x का मान यहाँ से आएगा धनात्मक 1 बटा 2, 3 बटा 2, 5 बटा 2, 7 बटा 2, ऐसे ही आएगा। ठीक है, और एक ये बिंदु हुआ, एक क्या हो जाएगा जहाँ पे पाई x बटा 2 माइनस 10 पाई x क्या हो जाए 0 हो जाए। इसको तो हम लोग हल नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्या है त्रिकोणमितीय है। ठीक है, एक क्या है x का है। ठीक है, ये आ जाएगा पाई x क्या है 10 पाई x बटा 2 क्या है 10 पाई x है। तो ये जहां जहां इक्वल होगा, ठीक है, हम लोग ग्राफ से वो बस बिंदु निकालेंगे। ठीक है, हल तो कर नहीं सकते, हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, ग्राफ खींच लेते हैं यहाँ पे मूल बिंदु को मानते हुए। ठीक है, जहां जहां ग्राफ नहीं खींचा सकता वहां पे हम लोग कहाँ नहीं खींचाता है 10 का ग्राफ, ये वाला बिंदु सब हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, देखो 10x का ग्राफ से अगर 10 पाई x का ग्राफ सही है तो पाई से हर बिंदु को भागा देना पड़ेगा तो ये 1 बटा 2 हो जाएगा, ये वाला बिंदु 3 बटा 2 हो जाएगा, ये वाला बिंदु 5 बटा 2 हो जाएगा और ये वाला बिंदु 7 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला बिंदु 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। 10 का ग्राफ खींचना है तो ऐसे यहाँ पे ग्राफ होगा। ठीक है, और यहाँ ग्राफ खींचना हो तो पीछे से आएगा और इस तरह से चला जाएगा, फिर यहाँ ग्राफ होगा 10 का इस तरह से आएगा और इसे चला जाएगा, फिर यहाँ ग्राफ होगा 10 का ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये 10 पाई x का ग्राफ है। इसकी अवधि कितनी है, देखो 10 पाई x की जो अवधि होगी, ठीक है, वो कितनी होगी 1। अवधि t बराबर कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, एक लेंथ के बाद ये रिपीट कर रहा है, देख ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, और एक दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू पाई x बटा 2 का, ये तो रैखिक समीकरण है, तो पाई x बटा 2 का एक ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, पाई x बटा 2 का एक सीधी रेखा से लाइन खींच लेते हैं जो इस तरह से होगा। ठीक है, ये कहाँ मिल रहा है बोलो, एक ये यहाँ पे मिल रहा है, एक बिंदु यहाँ पे, एक यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो उच्चिष्ट निमिष्ट बिंदु है वो क्या क्या हो सकता है, हम एक लाइन पे इसे खींच लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बिंदु क्या क्या आया है,
हमारे पास बिंदु आया 0 से बड़ा में क्या क्या आया है, 1/2 आया है, ठीक है, और फिर 3/2 आया, उसके बीच में ये बिंदु पता करना है, ठीक है, फिर 5/2 आया है, फिर 7/2 आया है, ठीक है। अच्छा, ये सब पे क्या मिलेगा, ठीक है, हमको देखना पड़ेगा। एक हमारा f' का जो मान है वो कितना है, हमारा f' का मान है 2 cos πx माइनस πx/2 और 10 πx, ठीक है। इसी के बारे में पता करना। भागा में क्या है, x का पावर 3। धनात्मक x के लिए ये तो हमेशा धनात्मक ही होगा, नीचे वाला तो धनात्मक, बस ऊपर वाले के बारे में देखना है। देखो, अगर x जो है 0 से लेके 1/2 के बीच का हुआ तो πx हमारा क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 तक। 0 से लेके π/2 तक में क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 तक में cos तो धनात्मक होगा। ये हमको किसका साइन चेक करना है, f' का साइन चेक करना, चिन्ह पता करना। 0 से लेके π/2 तक में cos तो धनात्मक, और 0 से π/2 तक में देख लेते कौन ऊपर है, ये लाइन ऊपर है कि 10 का ग्राफ। 10 का ग्राफ ऊपर है तो यानी ये ऋणात्मक आ जाएगा, तो प्लस गुना माइनस 0 से लेकर π/2 तक में f' का चिन्ह जाएगा, ऋणात्मक आएगा। अब हम देख लेते 1/2 से लेकर 3/2 के बीच में, 1/2 से लेकर 3/2 तक में तो cos ऋणात्मक हो जाएगा। 1/2 से लेके 3/2 के बीच में cos क्या आ जाएगा हमारा, cos ऋणात्मक। cos ऋणात्मक, लेकिन 1/2 से लेके यहाँ से लेके 3/2 तक में एक बीच में ये बिंदु आ गया जहाँ बदल रहा है, ठीक है। ये बिंदु क्या होगा हमको पता करना, x1 है कि y1 है, यानी उच्चिष्ट है कि निमिष्ट है। लेकिन 1/2 से लेकर 3/2 तक में तो cos ऋणात्मक, लेकिन ये वाले जो बिंदु है ये पता नहीं x1 है क्यों, इससे छोटे में लाइन ऊपर है, यानी ये धनात्मक है, यानी कि प्लस गुना माइनस, इससे नीचे ये ऋणात्मक है, लेकिन इसके बाद ये ऊपर चला गया तो ये धनात्मक हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये वाला जो बिंदु है इसके बहुत ऋणात्मक से धनात्मक हुआ है, ठीक है, ह्रासमान से वर्धमान हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, निमिष्ट बिंदु है, क्या है, y1, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देख लेते 3/2 से 5/2 के बीच में, 3/2 से 5/2 के बीच में एक ये बिंदु आया है। ये बिंदु क्या होगा, उच्चिष्ट की निमिष्ट नहीं पता, लेकिन 3/2 से 5/2 के बीच में cos ऋणात्मक होता है। cos देख लो ना, अगर x जो है 3/2 से लेके 5/2 के बीच का हुआ तो πx का मान 3π/2 से लेके 5π/2 के बीच हो जाएगा। इसमें cos ऋणात्मक, लेकिन इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, ठीक है, यहाँ 3/2 से लेके इस बिंदु तक लाइन ऊपर है, यानी ये धनात्मक है, ठीक है। धनात्मक गुना ऋणात्मक क्या हो जाएगा, फिर ये हमारा यहाँ क्या है, ये ऋणात्मक है, और ये जो हमारा बिंदु आया है y1, ठीक है, ये क्या है हमारा y1। तो y1 और 3/2 के बीच में धनात्मक, लेकिन 3/2 से लेके ये वाला जो बिंदु है, ठीक है, पता नहीं x1 है कि y1 है, 3/2 से लेके इस बिंदु तक लाइन ऊपर है, मतलब कि ये धनात्मक है, लेकिन ये क्या है, ये 3/2 से लेके 5/2 cos ऋणात्मक, ये पूरा ऋणात्मक, तो धनात्मक गुना ऋणात्मक क्या आ जाएगा हमारा, ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक आ जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, इसके अबाउट देखो, ये जो बिंदु आया है, इस बिंदु, इसके जस्ट पार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राफ ये वाला ऊपर, लेकिन यानी कि ये जो है 10 का ग्राफ ऊपर, ये पूरा ऋणात्मक, और cos जो है वो तो ऋणात्मक था ही, तो ऋणात्मक और धनात्मक क्या आ जाएगा, धनात्मक, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, कम से ज्यादा हुआ है, यानी कि डिक्रीज से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, यानी कि ये यहाँ भी धनात्मक, इसके अबाउट क्या हुआ है, धनात्मक से ऋणात्मक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अबाउट क्या हुआ है, इस पॉइंट के अबाउट धनात्मक से ऋणात्मक हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, उच्चिष्ट वाला मान है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, निमिष्ट मान आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा
उच्चिष्ट मान आ जाएगा। ठीक है, ये x2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे x2। हमको पता चल गया ग्राफ में ये y1 है। ठीक है, ये x1 है, फिर ये हमारा बिंदु क्या है y2 है, और अगला जो आएगा वो x2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख ले, पहला कह रहा है ये वाला देखते हैं y1 बड़ा है x1 से, गलत है। यहाँ पे देखो x1 बड़ा है ना y1 से, x1 बड़ा है हमारा y1 से, पहला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है कि x1 और y1 के बीच का अंतर, ठीक है, xn माइनस y1 का जो अंतर है वो क्या है, 1 से बड़ा है। देख लेते x1 और y1 के बीच का अंतर, x1 यहाँ है और y1 यहाँ है, इसके बीच का अंतर अगर लाइन खींचेंगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसके संगत ये वाला ग्राफ है। तो हम पहले बताए कि इसकी अवधि 1 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है, तो यही आ गया 1, और ये तो x1 यहाँ आ गया ना, x1 तो यहाँ है ना, इसका मतलब है दोनों के बीच का अंतर जो है यही लंबाई 1 है, लेकिन हमको यहाँ से लेके यहाँ y1 से लेके यहाँ x1 तक का बताना है, तो ये 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए y1 ये जो है ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये सही है और ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि xn प्लस 1 माइनस xn का जो अंतर है वो 2 से बड़ा है। सही है कि नहीं? अगर n की जगह कुछ भी रखते, जैसे n की जगह 1 रख देते, x2 माइनस x1 का अंतर 2 से बड़ा है। देखो, एक उच्चिष्ट तथा एक निमिष्ट के बीच का अंतर 1 से बड़ा था, अवधि 2 है, तो x2 x1 क्या 2 लगातार उच्चिष्ट है, इसका अंतर 2 से बड़ा होगा, यानी ये भी सही है। ठीक है, और लास्ट वाला में देख में करा है कि xn का मान 2n से लेके, लास्ट वाले में कह रहा है कि xn का मान 2n से लेके 2n प्लस 1/2 के बीच है। अगर हम 1 का मान इस n की जगह 1 रखते हैं तो x1 क्या हो जाएगा, 2 से लेके 5/2 के बीच में। तो देख लेते हैं x1 का मान क्या है, x1 का मान किधर गया ग्राफ, x1 का मान जो है देखो 2 और 5/2 के बीच, 5/2 के बीच में, यानी ये भी हमारा क्या है, सही है। माना कि b एक शून्येतर वास्तविक संख्या है। मान लीजिए कि f r से r एक ऐसा अवकलनीय फलन है जिसके लिए f0 1 है। यदि f का अवकलज समीकरण ये दिया गया हमें f डैश fx by b square plus x square को सभी x belongs to r के लिए संतुष्ट करता है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यदि b बड़ा है 0 से तब f एक वर्तमान फलन है। यदि b छोटा है 0 से तो वह एक ह्रासमान फलन है। सभी x belong to r के लिए fx f minus x बराबर 1 है। सभी x belongs to r के लिए fx minus f minus x 0 है। सबसे पहले हमारे पास ये जो समीकरण दिया गया है f dash x बराबर fx by b square plus x square, इसमें fx को अगर हम नीचे ले आए तो f dash x by fx बराबर हमारे पास आ जाएगा b square plus x square। समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा f dash x by fx dx बराबर 1 by b square plus x square dx। इसमें मान लीजिए अगर हम fx को t मान ले तो माना t बराबर fx, तो दोनों साइड अगर हम कर देंगे तो dt बराबर f dash x dx। यहाँ पर f dash x का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, तो फॉर्मूला लगाने में हमें क्या मिलेगा, ln fx बराबर 1 by b tan इनवर्स x by b प्लस c। ये हमारे पास
अब इसके बाद में अगर मैं f0 की वैल्यू निकालूं, f0 की वैल्यू में प्रश्न में 1 दी गई है, यहाँ पर हम देखें तो f0 की वैल्यू में 1 दी गई थी, तो f0 की वैल्यू हम निकालेंगे अब यहाँ से। अगर इसमें हम 0 पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा ln0 बराबर ये 0 हो जाएगा जमा c, c की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। इसके आगे अब अगर आप इस 0 को यहाँ पर डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा ln fx बराबर 1/b tan इनवर्स x/b। इस तरह से fx की वैल्यू आ गई। अब ये ln अगर इधर आ जाएगा तो फिर ये e के ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/b tan इनवर्स x/b। अब अगर प्रश्न में देखें, हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, हमें पहले विकल्प में दिया गया है b जब 0 से बड़ा हो। यहाँ पर तो अगर हम 0 b को कुछ भी रखें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर भी रखकर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर b को 0 रखेंगे तब आपकी जो वैल्यू होगी x की वो बढ़ती हुई आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला विकल्प है वह सही है। दूसरा विकल्प अपने आप ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ये इसको कम कह रहा है। तीसरा विकल्प के लिए हमें f माइनस एक्स को निकालना होगा। हम यहाँ पर पहले f माइनस एक्स का मान निकाल लेंगे। तो f माइनस एक्स के लिए बराबर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/b tan इनवर्स x/b। तो ये हमारे पास आ जाएगा e माइनस 1/b tan इनवर्स x/b। तो अगर यहाँ पर अब लिखा जाए तो अगर fx डॉट f माइनस एक्स निकालेंगे हम तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ से ये इससे कट जाएगा, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन तो हमें दिख ही रहा है वो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हम उससे माइनस करेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, ये तो गलत है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इस प्रश्न में दो विकल्प r से r वास्तविक संख्या में परिभाषित है और fx बराबर है x माइनस 1 गुणे x माइनस 2 गुणे x माइनस 5। तो जब बड़ा fx जो है 0 से x तक समाकलन करना है f dt का, x 0 से बड़ा है, तब इनमें से कौन सा विकल्प सही है तो मुझे बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको हल करने से पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो देखिए क्योंकि fx था मेरा, ये था 0 से x तक समाकलन f dt। यदि मैं इसका अवकलन करूँ तो इसका अवकलन करने का तरीका क्या होता है, इसका अवकलन मैं dx dx करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा, जो ऊपर वाली लिमिट है उसको मैं यहाँ पे t की जगह रख दूंगा इस पैरल में, तो ये हो जाएगा x और फिर d बटे dx कर दूंगा इस x का और माइनस, और नीचे वाली लिमिट को मैं इस t में रख दूंगा तो h0 और d बटे dx कर दूंगा किसका, इस 0 का, क्योंकि 0 का अवकलन तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं f(x) लिख दूंगा, ये fx के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा fx आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मेरा f(x) जो आ जाएगा वो मेरा बराबर हो जाएगा x माइनस 1 गुणे x माइनस 2 और गुणे x माइनस 5 के बराबर। इसको यदि मैं f(x) को 0 करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या अधिकतम और न्यूनतम निकालना है, इसको 0 करूंगा, ऐसे x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 5 को मैं 0 कर सकता हूँ। यहाँ से मैं x के मान निकालूंगा, तो चूंकि x माइनस 1 को 0 करूंगा तो x बराबर 1 आ जाएगा, x माइनस 2 को 0 करूंगा तो x बराबर 2 आ जाएगा और x माइनस 5 को 0 करूंगा तो x बराबर 5 आ जाएगा। इस प्रकार ये मेरे यहाँ पे मान हो जाएंगे। अब देखिए इसको रेखा पे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 है। चूंकि इस संख्या रेखा से मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पे अधिकतम होगा और कहाँ पे ये न्यूनतम होगा। देखिए माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब देखिए जहां पे भी ये ऋणात्मक से धनात्मक हो रहा होगा उस बिंदु पे ये जो होगा वो न्यूनतम होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे f(x) की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रवणता देख रहा हूँ। प्रवणता यदि
ऋणात्मक से धनात्मक हो रही होती है तो वो न्यूनतम वाला बिंदु होता है, और प्रवणता अगर धनात्मक से ऋणात्मक हो रही है तो अधिकतम वाला बिंदु होता है। यहाँ पे मैं ये अधिकतम वाले बिंदु की बात करूंगा तो अधिकतम कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये प्रवणता जो है वो धनात्मक से ऋणात्मक हो रही है, और ये कहाँ पे दो पे, तो सिर्फ दो वाला जो बिंदु हो जाएगा वो अधिकतम हो जाएगा। और न्यूनतम कहाँ पे हो जाएगी, तो न्यूनतम हो जाएगी जहाँ पे ऋणात्मक से धनात्मक यानी कि 1 और 5, 1 और 5 पे न्यूनतम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स क्या था, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, एक्स माइनस ए गुणे एक्स माइनस 2 गुणे एक्स माइनस 5 के बराबर। गुणा करते हैं इसको तो एक्स की घात 2 माइनस 3x और प्लस 2 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 2x माइनस का 5 एक्स की घात 2 और प्लस का 15x और माइनस का 10। यहाँ से आ जाएगा एक्स की घात 3 माइनस का 8x की घात 2 प्लस का 17x और माइनस का 10। ये हो जाएगा मेरा एफ। और यदि मैं यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स निकालूंगा तो वो क्या था, 0 से x तक, और ये एफ एक्स एफ टी डी टी के बराबर था। परंतु मैं इस टी को भी मैं यहाँ पे चलिए टी ही रखता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से x। एफ एक्स ये था, x को टी से बाहर हटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, टी की घात 2 माइनस 8 टी की घात 2 प्लस 17 टी माइनस का 10 टी टी। इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी की घात 3 का अवकलन तो टी की घात 4 बटे 4 हो जाएगा, माइनस टी की घात 2 का अवकलन टी की घात 1 बटे 3 हो जाएगा, प्लस टी का अवकलन टी की घात 2 बटे 2 और माइनस का भी प्लस टी। ये 0 से x। अब यदि x में रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, x की घात 4 बटे 4 माइनस 8 x की घात 3 बटे 3 प्लस 17 x की घात, यहाँ पे 17 होगा, 17 x की घात 2 बटे 2 और माइनस का 10 x हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा एफ एक्स। यदि मैं यहाँ पे चूंकि 2 पे अधिकतम था तो मैं यहाँ पे f2 का मान निकालता हूँ। f2 का मान निकालूंगा तो ये देगा 2 की घात 4 बटे 4 माइनस 8 गुणे 2 की घात 3 बटे 3 प्लस 17 गुणे 2 की घात 2 बटे 2 और माइनस का ही हो जाएगा 10 गुणे 2। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 बटे 4 माइनस का 64 बटे 3 प्लस का 34 और माइनस का 21। यहाँ से 4 माइनस का 64 बटे 3 और प्लस का 14, यहाँ पे माइनस 64 बटे 3 और प्लस का ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो माइनस 64 प्लस 54 बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 10 बटे 3 आ जाएगा। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि f2 जो आया है वो कितना है, माइनस 10 बटे 3, यानी कि ऋणात्मक है। किसी फलन का यदि जो अधिकतम मान है वो ऋणात्मक है तो इसका मतलब है कि वो फलन जो है वो कभी भी एक्स अक्ष को नहीं काटेगा, क्योंकि वो हमेशा एक्स अक्ष से नीचे ही रह रहा। ये जो 0 से 5 के बीच में कभी भी जो फलन एफ एक्स है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसे ऑप्शन में चल के देख लेते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स के स्थानीय उच्चतम एक्स बराबर 2 पर है तो ये 2 के अधिकतम होगा। एक्स पे न्यूनतम ये भी सही है क्योंकि मैंने ये भी निकाला था, और यहाँ पे ये तो नहीं होगा, और यहाँ पे चूंकि 2 स्थानीय उच्चतम नहीं, 2 स्थानीय न्यूनतम था और 1 स्थानीय उच्चतम था, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे 0 से 5 के लिए ये एफ एक्स होगा 0 के बराबर होगा, ये भी सही है। तो मेरे ये उत्तर हो जाएंगे। धन्यवाद।